हेलो एवरीवन, आज का न्यू टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे वो है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को पढ़ने से पहले हम बात करें, लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था वो था हमारा ओम्स लॉ एंड डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम नियम और उसकी व्युत्पत्ति, जिसमें हमने बातचीत कर ली थी ओम नियम का जो सूक्ष्म रूप होता है जे बराबर सिग्मा इंटू ई, यानी किसमें किस किस के बीच में रिलेशन था। जे का मतलब होता है करंट डेंसिटी, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो जे बराबर सिग्मा ई के रूप में था जो कि सूक्ष्म रूप था, और वहाँ से हमने सदिश रूप भी देख लिया था। मतलब ओम नियम का सदिश रूप भी क्या होता है, जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और वृद्ध रूप है जो कि आप जानते हो, जिसके बारे में वो होता है वी इक्वल्स टू आई आर, उसका भी डिडक्शन हमने देखा था। ठीक है, आज का जो नया टॉपिक होगा वो है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, और उसके बाद में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी पढ़ेंगे, मतलब विद्युत चालकता बोल सकते हो जिसे आप। इसके बारे में कंडक्टेंस के बारे में भी हम देखेंगे आज। ठीक है ना, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी देख लेते हैं, प्रतिरोधकता देख लेते हैं। तो क्या होता है प्रतिरोधकता? प्रतिरोधकता एक प्रकार से पदार्थ का एक प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल्स, मतलब जो मटेरियल होती है उस मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब जो मेटल होता है, जो भी कोई मेटल होता है उस मेटल की एक प्रॉपर्टी है। मेटल वो चाहिए, आप कोई भी मटेरियल्स ले लो आप। ठीक है ना, मटेरियल्स की बात करें, कोई पदार्थ की बात करें तो उस पदार्थ का एक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। एक प्रॉपर्टी पाई जाती है उस पदार्थ के अंदर, और उस प्रॉपर्टी का नाम है रेजिस्टिविटी। तो ये रेजिस्टिविटी एक्चुअली होती क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिएगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से। देखिएगा, चालक का जो रेजिस्टेंस होता है, चालक का जो भी कंडक्टर्स हम लेते हैं, मेटल्स होते हैं, जो भी धात्विक चालक होते हैं, उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो निम्न जो फैक्टर्स होते हैं, निम्न कारकों पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर क्या होता है, चालक का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई, यानी प्रतिरोध तार की लंबाई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आप तार की लंबाई को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तार की लंबाई को अगर कम करते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा, मैंने इसकी पिक्चर भी यहाँ क्लियर की है। देखिएगा, एक कोई कंडक्टर लिए जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है, अभी इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ वी है। अब इसकी लेंथ को मैंने क्या कर दिया, देखिएगा, पहले एल थी, अब इसकी लेंथ, इस मतलब जो एल लेंथ का जो कंडक्टर था, कंडक्टर वायर था, जो हमारे पास तार था एल लंबाई का जो चालक तार था, इसी के साथ में मैंने एक और एल लंबाई का चालक तार इसको कनेक्ट कर दिया। मतलब दो चालक तार हो गया सेम ही लंबाई के, मतलब एक ही पदार्थ के दो चालक तार हैं, एक ही पदार्थ के दो चालक तार जिनकी लंबाई दोनों की सेम है, दोनों की सेम है, मतलब दोनों की एल लंबाई है। तो पहले तो एल लंबाई मतलब अकेला था चालक तार जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी था, लेकिन सेम लंबाई का एक और चालक तार और ले लिया मैंने। ठीक है, अब दो तार हो गए, दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया। तो दोनों को जैसे कंबाइन करोगे तो कितनी लंबाई का हो जाएगा, टोटल वायर कितनी लंबाई का हो जाएगा, एल और एल 12 लंबाई का हो जाएगा। और याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, पहले वाले का वी था तो दूसरे का वी है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर दोनों का सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हुआ, यहाँ से कितना हो जाएगा, v प्लस वी 2b हो जाएगा। पूरे वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, 12 लंबाई का जो पूरा वायर है, उस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 2b हो जाता है। ठीक है, 2b हो गया। तो यहाँ से जो नया रेजिस्टेंस बनेगा इस पूरे वायर का, 12 लंबाई का जो वायर है, जो तार है, इसका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो आर डैश इक्वल्स टू क्या बनेगा, देखिएगा, आर डैश यानी v अपॉन आई लिखते हैं। v का मान यहाँ पर 2b है और धारा करंट i होती है। तो यहाँ से v अपॉन आई कितना होता है, r होता है जो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस था, मतलब स्टार्टिंग में एल लंबाई का जो रेजिस्टेंस था तार, मतलब जो स्टार्टिंग में एल लंबाई का जो तार था उसका रेजिस्टेंस कितना था, आर था, लेकिन बाद में लेंथ बढ़ गई, 12 लेंथ का हो गया ये पूरा वायर, और पोटेंशियल डिफरेंस 2b हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, यानी 2r हो गया। पहले r था और बाद में कितना हो गया, 2r, तो प्रतिरोध क्या हो गया, दुगुना हो गया। तो देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप तार की लंबाई को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, हर तार की लंबाई को अगर डिक्रीज करते हो, कम करते हो, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट देखिएगा, तार के अनुप्रस्थ काट पर, तार का अनुप्रस्थ काट मतलब जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ना, क्रॉस सेक्शन आप समझते हो, मोटाई, उसकी जो मोटाई होती है उसकी बात कर रहे हैं। अगर देखिएगा, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, प्रतिरोध है वो किस पे, देखो प्रतिरोध है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो क्षेत्रफल होता है ना, ये जो ये तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस चालक तार का जो रेजिस्टेंस होता है। जो भी हम चालक तार लेते हैं उसका जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट, उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मीनिंग यही है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर यहाँ पर अगर एरिया अगर कम होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट कम होता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो ये एरिया ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट अगर ज़्यादा हो गया तो यहाँ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर अनुप्रस्थ काट कम हो गया
अनुप्रस्थ काट अगर कम हो जाता है, तार का जो अनुप्रस्थ काट है वो कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस यानी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है उस केस में। कहने का मतलब ए अगर ज़्यादा है, ए का मान अगर ज़्यादा है, इसका मतलब समझ रहे हो, अनुप्रस्थ काट ज़्यादा है, उस तार का अनुप्रस्थ काट ज़्यादा है, इसका मतलब वो तार मोटा है, इसका मतलब तार वो मोटा है। अगर ए कम है, इसका मतलब वो तार क्या है, पतला है। तो मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, मोटे तार का प्रतिरोध है वो कम होता है, और पतले तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, अधिक होता है। ये बात याद रखिएगा। और इसी से मैंने एक रिलेशन डेवलप कर दिए यहाँ से, R1/R2, प्रतिरोध का जो रेशियो है, प्रतिरोधों का जो रेशियो अनुपात है वो क्या है, R1/R2 के रूप में लिखा, R2/R1 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, मतलब R2/R1 का पूरे का स्क्वायर। अब ये R2 और R1 ये क्या रेडियस है, ये मतलब जो वायर है हमारे पास, उस वायर का जो बात करें, अगर वायर की जो रेडियस होती है उस तार का क्या है, अनुप्रस्थ काट है, तो अनुप्रस्थ काट इसका मतलब उसका रेडियस है, तो रेडियस R1 और R2 के रूप में लिख दिया, ठीक है ना। मोटाई, अगर आप डायमीटर की बात करो, व्यास भी बोल सकते हो, यहाँ 2 से गुणा करके व्यास भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रतिरोध का रेशियो स्क्वायर, क्योंकि एरिया आपको पता है 2 डायमेंशनल होता है, इसका मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, R1/R2 = R2/R1 का पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये बातें हो गई। अब आगे नेक्स्ट देखिएगा। अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ। देखिए, कंबाइन करने से पहले एक बार और सुनिए, इसी अनुप्रस्थ काट को एक पिक्चर है वो क्लियर कर देते हैं अपन। पिक्चर जो बनाई, एक छोटी सी पिक्चर बनाई, उसको क्लियर करते हैं। तो देखिएगा, स्टार्टिंग में हमारे पास जो तार था जिसकी लंबाई L थी और अनुप्रस्थ काट क्या है, A है। स्टार्टिंग में जो हमारे पास तार है उसकी लंबाई L है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट क्या है, देखो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, ये मोटाई जो होती है, जो वृत्तीय रूप में होती है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये जो स्टार्टिंग में मोटाई तो क्या है, मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो तो क्या है, A है। अनुप्रस्थ काट लंबाई कितनी, स्मॉल l, और उस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई है, स्टार्टिंग में उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, अप्लाई किया वो पोटेंशियल डिफरेंस V है। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको 2 भागों में ब्रेक कर दिया। मतलब हमने क्या कर दिया, इसको देखो 2 बीचों बीच काट दिया इसको। तो बीचों बीच काटते ही तो अनुप्रस्थ काट जो है इसका क्या हो जाएगा, A/2 के रूप में हो जाएगा, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, A/2। और करंट भी क्या होगी, देखिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अब की बार सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, मतलब V है तो इसका भी V है, इसका भी V, दोनों का सेम ही रहेगा। लेकिन करंट देखिएगा, करंट देखिएगा अब की बार दोनों में हाफ करंट डिवाइड हो जाएगी, मतलब हाफ ऊपर वाले वायर में और हाफ नीचे वाले वायर में। वो एक प्रकार से सीरीज में जुड़े हुए थे, मतलब वहां पर स्टार्टिंग में तार का जो प्रतिरोध लंबाई के क्या था, समानुपाती था ना, तो इसका मतलब वो दोनों तार सीरीज में जुड़े हुए हैं, दोनों सीरीज में। लेकिन सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों तार कैसे हैं, ये दोनों तारों को बीचों बीच काट दिया गया है इसमें। तो अब की बार ये क्या हो गए हैं, पैरेलल हो गए, दोनों तार पैरेलल, एक प्रकार से पैरेलल की कंडीशन है। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम रहेगा। तो इन दोनों वायर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर सेम रहेगा, लेकिन करंट का डिवाइडेशन हो जाएगा। दोनों में सेम करंट रहेगी लेकिन हाफ करंट जाएगी। पहले पूरी आई जा रही थी लेकिन अब आई हाफ जाएगी, मतलब I/2 इस प्रकार से जाएगी इन दोनों में। क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 हो जाएगा, इसका ये भी पता होना चाहिए इसमें। अब हमारा जो नया प्रतिरोध बनेगा, मतलब इस चालक तार को ब्रेक करने के बाद में, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट आधा करने के बाद में जो तार का जो नया प्रतिरोध बनेगा वो क्या होगा, R', तो V/I के रूप में होता है। I क्या हमारी धारा हाफ हो गई, तो धारा हाफ कर देते हैं यहाँ I/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2V/I, तो इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आप क्या करते हो, कोई भी चालक तार है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ करते हो, अनुप्रस्थ काट आधा करते हो, तो उस चालक तार का नया जो प्रतिरोध है वो दुगुना होगा। उस चालक तार का जो नया प्रतिरोध बढ़ेगा वो क्या होगा, पहले का दुगुना होगा। पहले स्टार्टिंग में अगर R था तो वो बाद में क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप क्रॉस सेक्शन एरिया A रख रहे हो तो प्रतिरोध R रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका एरिया A/2 हो जाता है तो उस केस में प्रतिरोध क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है भाई। तो ये मैंने बताया आपको, तो ठीक है भाई, ये समझ में आती है बात। हाँ, अब देखिए आगे, अब 1 और 2 को हम कंबाइंड करते हैं। देखिएगा, 1 ये रहा ऊपर, 1 2 ये रहा। इन दोनों को आपस में जब मिलाते हो तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, और यहाँ से इस चिन्ह को हटाते हो तो एक समानुपाती नियतांक आता है जिसे हम रो बोलते हैं, ठीक है ना। ये कांस्टेंट आता है एक हमारा, यहाँ देखिएगा ये कांस्टेंट दिख रहा है, रो, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं इसको। तो R बराबर रो इंटू L/A, और इसको हम लिखें रो बराबर, तो रो बराबर R इंटू A/l के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। ये होती है रेजिस्टिविटी, ये पदार्थ की क्या है, प्रतिरोधकता है रो।
रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा ये जो रेजिस्टिविटी है ये न तो एरिया पे डिपेंड करती, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, न ही किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करती है, यानी उस वायर की जो लेंथ है उस पर भी डिपेंड नहीं करती है और न ही उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी गुण है, ये इस पदार्थ का गुण है जो कि किस पे डिपेंड करती है, ओनली पदार्थ की प्रकृति और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो प्रतिरोधकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हो, लंबाई को बढ़ा रहे हो, तो लंबाई क्षेत्रफल बढ़ाने से कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला प्रतिरोधकता पे, ठीक है ना। अगर तार का क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट बढ़ा रहे हो, लंबाई बढ़ा रहे हो, कोई भी बढ़ाओ, कोई भी कम ज़्यादा करो, प्रतिरोधकता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, प्रतिरोधकता पे कोई असर है नहीं पड़ेगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इसको। तो रो प्रतिरोधकता या फिर इसको विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, जो चालक के पदार्थ की प्रकृति और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर या पदार्थ की प्रकृति मतलब अलग अलग जो भी मटेरियल्स हैं उनके लिए अलग अलग होती है रेजिस्टिविटी है, ठीक है ना। मेटल्स में भी बहुत सारे ऐसे मेटल हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, जो भी हमारा गोल्ड वगैरह जो भी है, सभी के लिए रेजिस्टिविटी सबकी अलग अलग होती है, प्रतिरोधकता सबकी अलग अलग होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान नोट, इसमें नोट पॉइंट ये है कि जो है ये देखो मैंने बताया अभी, जो पॉइंट बताया वही है, प्रतिरोधकता किसी तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करती है, इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। प्रतिरोधकता किसी तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। अब देखिएगा इसका जो मात्रक है वो तो आपको पता चली गया, वो ओम मीटर होता है। ओम मीटर कैसे पता चला, यहाँ से क्या होता है, देखो अभी ये देख लीजिएगा, आप नहीं समझ रहे हो, देखो ये यहाँ से देखो इसका मात्रक निकालते हैं, आर का ओम हो गया, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया, और ये एल मीटर हो गया, तो काटोगे तो ओम मीटर हो जाएगा ना। तो ये तो हो गया इसका मात्रक, ठीक है, इसका रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर लिख दिया। डायमेंशन हो गई m1 L3 T-3 A-2, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, ये मैं कैलकुलेट नहीं कराऊंगा, आपको आती है कैलकुलेट करनी सब, ठीक है ना, हो जाएगा ये। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे विद्युत चालकत्व के बारे में देखिएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, ये प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है, मतलब प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विद्युत चालकत्व बोलते हैं, जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात जी इक्वल्स टू 1/r होता है, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा होता है ना, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम यहाँ चालकत्व बोलते हैं, ठीक है ना, जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी इक्वल्स टू 1/r होता है, इसी ओम इनवर्स या फिर सीमेन बोलते हैं, इसका एक नया नाम और है इसका, ओम इनवर्स को ही हम सीमेन बोलते हैं, सीमेन होता है, ये विद्युत चालकत्व का मात्रक है, याद रखिएगा, ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। अब इसका एक छोटा सा ग्राफ भी बनाया, जैसे वी और आई के बीच में ग्राफ आर आता था ना, वी और आई के बीच में जो हम ग्राफ खींचते थे, मतलब वी और आई के बीच में जो ग्राफ खींचते थे, वो ग्राफ किसका ग्राफ प्राप्त होता था, प्रतिरोध का प्राप्त होता था। लेकिन अब हम यहाँ आई और वी के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, तो आई और वी के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे वो किसका ग्राफ मिलेगा, 1/r का मिलेगा ना भाई। अरे आई बटे वी, भाई आई बटे वी करोगे, आई अपॉन वी करोगे, तो आई अपॉन वी इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा तो होता है, मैंने बताया वाई एक्स बटे एक्स एक्स, तो वाई एक्स आई है और एक्स एक्स क्या है, वी है, एक्स एक्स पे वैल्यू क्या है, वी है, और वाई एक्स पे वैल्यू आई है, तो आई अपॉन वी यानी आई अपॉन वी ढाल होती है उस कर्व की, उस ग्राफ की वक्र की ढाल होती है tan थीटा आई अपॉन वी, और इसी को हम क्या बोलते हैं 1/r बोलते हैं, और 1/r ही क्या होती है हमारी, क्या होता है 1/r ही विद्युत चालकत्व होता है। ये भी क्या है, पदार्थ प्रकृति पे डिपेंड करती है, पदार्थ के अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है ना। जो भी अलग अलग पदार्थ में अगर बात करें तो चालकों अर्धचालकों की बात करें तो सबके लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो पदार्थ की प्रकृति एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, विद्युत चालकत्व के बारे में भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी आगे देखिएगा, अब नया है चालकता या फिर विशिष्ट चालकत्व, कंडक्टिविटी या फिर और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं इसको। देखो ये कंडक्टिविटी बोल सकते हो या फिर इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी चालकता या विशिष्ट चालकत्व होता है, विशिष्ट होता है, जैसे प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसी प्रकार से विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता होता है, मतलब चालकता के लिए क्या होगा, विशिष्ट चालकत्व होगा, ठीक है। तो अब आगे देखिएगा, अब चालकता क्या होती है, जिस प्रकार से प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व होता है, उसी प्रकार से प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होगा, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या होगा, चालकता होगी, ये याद रखिएगा। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही हम चालकत्व विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता सिग्मा कहते हैं, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ होता है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमने मतलब लास्ट वीडियो में भी देख लिया था, ओमियम जब पढ़ाया था मैंने उसमें देख लिया था हमने, ठीक है ना। तो सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ होता है, सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ, और रो इक्वल्स टू ये होता है m/n² तो होता है। ये रो प्रतिरोधकता ये होती है, देखो रो आपने ये आपको पता है ना, ये फॉर्मूला आपको पता है रेजिस्टिविटी का, रो बराबर, इसके बारे में हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में ना,
रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टो होता है। एन ई स्क्वायर भाई एन ई स्क्वायर टो होता है। रो बराबर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो, ये होती है प्रतिरोधकता। और इसी का उल्टा मतलब इसका इनवर्स मतलब इसका व्युत्क्रम क्या होती है, चालकता होती है। सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको उल्टा कर देना, एन ई स्क्वायर टो अपॉन स्मॉल एम हो जाएगा। ये चालकता होती है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एन ई स्क्वायर टो अपॉन स्मॉल एम। तो ये चालकता होगी। और मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक जैसे हमने प्रतिरोधकता मात्रक क्या देखा था, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर देखा था, तो उसका उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब उल्टा ओम का उल्टा ओम इनवर्स और मीटर का उल्टा मीटर का इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगा इसका चालकता का क्या है मात्रक, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये चालकता हो गई। ठीक है, चालकता का ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी के रूप में है। ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी मतलब यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी के रूप में ये फॉर्मूला या एक्सप्रेशन को यहाँ डिफाइन किया गया इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पे है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ही विशेष रोल होता है, क्योंकि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये जो कंडक्टिविटी स्पेशली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो मतलब ये ध्यान रखिएगा आप, ये मतलब जो एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसी आधार पे ये कंडक्टिविटी का हम पता लगा सकते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक है ना, तो मतलब ये पता कर सकते हैं, चालकता का पता कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पे। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा नोट है, इसका नोट पॉइंट हमेशा देखिएगा, नोट स्पेशल पॉइंट होता है जिसमें एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहीं से आता है, नोट से, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा जिन पदार्थों की जो रेजिस्टिविटी अगर बहुत कम होती है, प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, तो उसकी चालकता तो नए के बराबर होती है भाई। सॉरी नए के बराबर नहीं भाई, सॉरी। जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम, तो प्रतिरोधकता का उल्टा होता है भाई चालकता, तो है ना। तो जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसका मतलब चालकता बहुत ज़्यादा होती है उनकी। ये ध्यान रखिएगा, समझने की कोशिश करना है इसको, क्योंकि जिन पदार्थों की जो रेजिस्टिविटी है वो अगर बहुत कम है, तो प्रतिरोधकता का उल्टा ही तो होता है चालकता। अरे प्रतिरोधकता उल्टा ही होता है, अगर प्रतिरोधकता कम है तो चालकता अधिक होगी, अगर चालकता कम है तो प्रतिरोधकता अधिक होगी। अब ये देखिएगा यहाँ पर ये बताया कि जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम है, इसका मतलब चालकता बहुत ज़्यादा है। तो बहुत कम जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम होती है। बहुत ही कम, इसका मतलब चालकता इनकी बहुत अधिक होती है। ये ध्यान रखिएगा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम ऐसे एग्जाम्पल लिए, तो उनके हमेशा याद रखिएगा कनेक्शन वायर जो संयोजक तार होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, तांबा का, एल्यूमिनियम का जो भी है, इनके कनेक्शन वायर बनाए जाते हैं, संयोजक तार बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रतिरोध होता है वो नगण्य, बिल्कुल नए के बराबर होता है। प्रतिरोध जो होता है वो नगण्य होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो इसका जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो भी हमने मटेरियल्स लिए हैं, जो मेटल लिए हैं, मेटल कौन कौन से, जैसे चांदी लिया है, तांबा लिया है, एल्यूमिनियम लिया, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधता भी बहुत कम होती है, प्रतिरोध भी बहुत कम होता है, लेकिन चालकता बहुत ज़्यादा होती है, चालकता बहुत ही ज़्यादा होती है। और याद रखिएगा, इसी वजह से इनके कनेक्शन वायर बनाए जाते हैं, कनेक्शन वायर, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि स्पीडली फ्लो होते हैं, मतलब तेजी से फ्लो होते हैं। ठीक है ना, हीटिंग कम करते हैं, ये हीटिंग कम करते हैं, इसी वजह से मतलब इसको कनेक्शन वायर के रूप में, संयोजक तार के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार के जो पदार्थों से बने जो भी वायर हैं, उनको वायर कौन से बने हैं, संयोजक वायर, ये ध्यान रखिएगा, संयोजक तार बनते हैं इनसे। हाँ, अब देखिए इसके विपरीत जस्ट पॉजिटिव बात करेंगे। अब देखिए इसके विपरीत जिन पदार्थों की प्रतिरोधता बहुत अधिक है, अब देखो प्रतिरोधता की बात कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी वही प्रतिरोधता की बात पहले कर रहे हैं, वही ये मतलब बात तो वही है, लेकिन इसमें पहले वाली कंडीशन क्या थी, बहुत कम था, प्रतिरोधता बहुत कम थी। लेकिन अब क्या है, इसके अपोजिट जो भी बात बताई मैंने उसके अपोजिट है। अब की बार इसके अपोजिट क्या है कि जिन पदार्थों की प्रतिरोधता बहुत अधिक है, प्रतिरोधता बहुत अधिक है, प्रतिरोध बहुत अधिक है, मतलब प्रतिरोधता या प्रतिरोध बहुत अधिक है, तो उस केस में उनसे प्रतिरोध तार बनाए जाते हैं, प्रतिरोध तार यानी रेजिस्टेंस वायर बनाए जाते हैं, कि जो कि लैब में प्रयुक्त होते हैं। याद रखिएगा, यानी कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता तो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, या प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन चालकता क्या होती है, चालकता जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ही कम होती है। चालकता क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और चालकता कम होगी, ये ध्यान रखिएगा। और इसीलिए उनके प्रतिरोध तार बनाए जाते हैं, रेजिस्टेंस वायर बनाए जाते हैं, और वो लैब में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे तार कहाँ प्रयुक्त होते हैं, लैब में। लैब जो प्रयोगशाला होती है, जो फिजिक्स की जो लैब होती है, उस लैब में प्रयुक्त होते हैं ऐसे वायर, यानी ये रेजिस्टेंस वायर होते हैं। और ये कौन कौन से पदार्थों से बने होते हैं ये वायर, नाइक्रोम से बने होते हैं, मैग्नीज से बने होते हैं, कॉन्स्टेंटन आदि। तो ये हैं ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है।
और चालकता क्या होती है, बहुत ही कम। नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये तीनों नाम याद रखने हैं आपको। नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है लेकिन चालकता बहुत ही कम होती है। इसीलिए इनके प्रतिरोध तार बनाए जाते हैं जो कि लैब में प्रयुक्त होते हैं। जो भी प्रैक्टिकल करोगे, मीटर सेतु वगैरह जो भी हम यूज़ करेंगे, विभव मापी, जहाँ मतलब ये सब जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे उनमें जो भी वायर्स प्रयुक्त करेंगे वो रेजिस्टेंस वायर होते हैं। इनकी चालकता बहुत कम होती है, ठीक है ना, इसमें ये ध्यान रखिए, चालकता कम होती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और प्रतिरोधता बहुत ज़्यादा होती है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, ये ध्यान, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हो गया भाई ये तो। अब इसके बाद में देख लेते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, तार को खींचने पर उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है वो हम देखते हैं। तार को खींचने पर उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है यहाँ से, ठीक है ना। वो भी मैं कराऊंगा, अभी तो नहीं, लेकिन जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से। तो तार को खींचने पर उसके प्रतिरोध में क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखते हैं, क्या चेंज होंगे देखिएगा। और मतलब कहने का मतलब रेजिस्टेंस का रेशियो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टेंस का रेशियो देखेंगे। तो देखो, तार को खींचने से पहले तो प्रतिरोध ये था, मतलब तार की लंबाई L1 थी, उसका अनुप्रस्थ काट क्या था, A1 था, और प्रतिरोध क्या है, R1 है। तार को खींचने से पहले ये प्रतिरोध, मतलब तार की लंबाई L1, अनुप्रस्थ काट A1 और प्रतिरोधकता क्या है, रो। तो प्रतिरोध क्या होगा खींचने से पहले, R1 इक्वल्स टू रो इंटू L1 अपॉन में A1। अब तार को खींचने के पश्चात प्रतिरोध कितना हो जाएगा, नया प्रतिरोध बन गया R2 हो गया। R2 बराबर क्या होगा, लंबाई क्या हो गई, L2 हो गई, लंबाई L2 हो गई। खींचने के पश्चात तार की लंबाई कितनी हो गई, L2 हो गई। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, अनुप्रस्थ काट कितना होगा, A2 हो गया। और रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि एक ही पदार्थ है। अरे पदार्थ तो एक ही ना भाई, एक ही पदार्थ है, पदार्थ चेंज नहीं हो रहा है, पदार्थ नहीं बदल रहा है, इसका मतलब प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी भाई, ये ध्यान रखिएगा। पदार्थ के बदलने से ही प्रतिरोधकता बदलती है, ये बात याद रखिएगा। ये लंबाई क्षेत्रफल पे, अनुप्रस्थ काट पे डिपेंड नहीं करती है ये प्रतिरोधकता, ये ध्यान रखिएगा। तो R2 इक्वल्स टू रो इंटू L2 अपॉन A2 हो जाएगा, ठीक है। खींचने के पश्चात ये प्रतिरोध हो जाएगा। अब प्रतिरोधों का अनुपात देखना, एक दूसरे से डिवाइड कर दो, R1 अपॉन R2 हो जाएगा। आप इसको सोल्व करोगे तो देखिएगा इस प्रकार से, L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, मतलब ये दोनों, मतलब R1 अपॉन R2 करोगे ना, R1 में R2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से वैल्यू बनेगी, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1 बनेगा। अब यहाँ और इसको इजीली लिखे हैं, मतलब लेंथ मतलब लंबाई की फॉर्म में लिखे, लंबाई की फॉर्म में लिखे। अगर पूरा जो ये इक्वेशन है, यहाँ पर एरिया भी है और लंबाई भी दिख रहा है ना भाई, ये तो लेंथ है, ये तो तार की लेंथ है, लेंथ का रेशियो है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का रेशियो है। तो हमें अगर लेंथ में लिखना है, तार की लेंथ में ही लिखना है, तार की लंबाई के फॉर्म में ही लिखना है इस इक्वेशन को, तो लंबाई के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ A2 अपॉन A1 की जगह L1 अपॉन L2 कर देना, तो L1 अपॉन L2 का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये चीज़, इसको सॉल्यूशन करें तो मतलब ये आ जाएगा, वो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। A2 अपॉन A1 की जगह यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, L1 अपॉन L2, जिससे क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 का पूरे का स्क्वायर। अगर आपको अनुप्रस्थ काट के रेशियो में लिखना है, मतलब अनुप्रस्थ काट के फॉर्म में रेशियो को लिखना है, अनुपात को लिखना है, तो क्या करोगे, A2 अपॉन A1 का पूरे का स्क्वायर। रेडियस के फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, यहाँ R2 जाएगा भाई, ये R क्या रेडियस है ना, तो R2 अपॉन R1, पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 4। अरे ये भाई इसका आप R2 करोगे, R का स्क्वायर तो करोगे और फिर बाहर एक स्क्वायर और है तो क्या हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगी पावर, तो R2 अपॉन R1 की पावर 4 हो जाएगा। और डायमीटर के रूप में लिखोगे, ये डायमीटर क्या समझ में आती है क्या, डायमीटर यानी ये व्यास है, तो व्यास के रूप में लिखोगे तो D2 अपॉन D1 की पावर 4 है भाई, ये पावर कितनी है, 4 है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा भाई, ये ठीक है ना। ये आपको खींचने पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखना पड़ेगा, प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है तार को खींचने पर, ठीक है ना, खींचने पर उसके प्रतिरोध में क्या चेंजेस होते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर आप अगर लंबाई के रूप में लिखना चाहो प्रतिरोध के रेशियो को, प्रतिरोधों के रेशियो को, तो ये L1 अपॉन L2 का पूरे का स्क्वायर। और अगर आप एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के रूप में लिखना चाहो तो क्या है, A2 अपॉन A1 का पूरे का स्क्वायर, पूरे का, ठीक है ना, A2 अपॉन A1 है, ध्यान रखना। और रेडियस में लिखना चाहो तो R2 अपॉन R1 की पावर कितनी, 4, इस प्रकार से। डायमीटर में भी ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यदि तार की लंबाई, देखो अब इसी हिसाब से देखिएगा, यदि आपको तार की लंबाई दी है तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पर, है ना। अरे भाई देखो तार की लंबाई दी गई है तो उस केस में क्या होगा, जो प्रतिरोध है वो तार की लंबाई के वर्ग के समानुपाती होगा। ये खींचने पर है भाई, ये चेंजेस तार को जब खींचोगे ना, खींचने पर ये प्रतिरोध में चेंजेस आएंगे। जब तक आप खींचोगे नहीं ना तो ये चेंज नहीं आएगा, तब तो चेंज ये आएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होगा। ये तो खींचने पर चेंजेस है, मतलब प्रतिरोध में जो चेंजेस हैं ये तार को खींचने पर आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा।
तो आप प्रतिरोध क्या है, लंबाई के वर्ग के समानुपाती होगा, और इसी को हम लिखेंगे जस्ट आगे रेशियो के रूप में, तो R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से यदि तार की आपको रेडियस ही दी गई है तो प्रतिरोध क्या होगा, जो त्रिज्या है तार की, जो रेडियस है उसके 4th पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, 4th पावर के। ठीक है ना, या फिर ऐसे इसको प्रतिरोधों के रेशियो में लिखो, अनुपात में लिखो, तो क्या होगा, R1/R2 इक्वल्स टू R2/R1 का पूरे की पावर कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, कंप्लीट हो गया अभी, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, देख लीजिएगा, समझिएगा इसको बढ़िया तरीके से, कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।